Okay, hello and a very warm welcome to all the students. Welcome to IBTs. I am Sushant, and today we are starting a new lecture, a new series of Indian polity. Today we'll be starting with the very first topic, that is the historical background, which is also the first topic of your book. तो आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ना क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है. देखिए, इंडिया एक ऐसी जगह रही है, इंडिया एक ऐसा देश रहा है जहाँ पे हमेशा से किंगडम्स रही हैं, जहाँ पे हमेशा से साम्राज्य रहे हैं. और जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम पे भी तो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब जहाँ पे प्रिंस राज करते थे. फिर ऐसा क्या हुआ हिस्ट्री में कि हमने उन किंगडम्स को छोड़ के एक कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया. वो क्या अमेंडमेंट्स रही हमारी सोच में, हमारी सोच किस तरह से बदली कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि रखा. तो इसी बात को हमें समझना है, और उसको समझने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और हम बहुत थरोली इस टॉपिक को कवर करेंगे. तो हम एक बहुत ही बेसिक डेट से शुरुआत करते हैं. डेट है 26 जनवरी 1950. हम हर साल 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, बट आपको जान के हैरानी होगी कि 95% इंडियंस दे डोंट नो कि रिपब्लिक डे मनाया क्यों जाता है. देखिए, 26 जनवरी को 1950 को हमने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया था, हमने पहली बार रिपब्लिक डे मनाया था. और ये हमने इसलिए मनाया था क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था. अब समझने वाली बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल बाद लागू हुआ हमारे आज़ाद होने के. हम आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, बट 3 साल लग गए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. एक्चुअली 2 साल 11 महीने और 18 दिन, बट राउंड ऑफ करके 3 साल ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे. और उसके पहले हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई. तो आप समझिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इतना जोर था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस थी कि हमने उसको इतना टाइम देके और इतना थरोली उसको बनाया. तो उसको समझने के लिए हम ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि हम किस तरह से हमारी सोच में ये चेंज आया. तो उसके लिए हमें जो ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री है, जहाँ पे क्राउन रूल रहा और जहाँ पे कंपनी का रूल भी रहा, उसको समझना जरूरी है. तो उसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी साल 1600 से. अब ध्यान से देखिए कि साल था 1600. वहां पे 1600 में ब्रिटेन में एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. वो क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर लेके आते हैं. अब ऐसे शब्दों से घबराना नहीं, चार्टर कुछ नहीं है, बस एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल एग्रीमेंट है, या फिर सिंपल शब्दों में कहूं तो ये एक पीस ऑफ पेपर है, एक कागज का टुकड़ा. तो चार्टर का मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर लेके आती है, एक अग्रीमेंट लेके आती है, जिसके अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिलती है. अब देखिए, जब भी हम पॉलिटी पढ़नी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बेसिक टर्म्स जो हैं उनका बहुत अच्छे से उनकी डेफिनेशन और उनका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए. बिकॉज जो एग्जाम्स हैं वो लगातार टफ होते जा रहे हैं, और अगर हमें बेसिक की जानकारी नहीं होगी तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे. इसलिए मोनोपोली का, चार्टर का, इन सब शब्दों का मतलब हमें पता होना चाहिए. तो मोनोपोली का अर्थ ये था, मोनोपोली का मतलब ये था कि ब्रिटेन में सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी होगी जो ईस्ट में ट्रेड करेगी. यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली आ गई ट्रेड करने की इंडिया में. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं समझाऊं तो इंडिया में जो सरकार है, सरकार के पास मोनोपोली है रेल चलाने की, यानी कि ट्रेन्स चलाने की. आप किसी एजेंसी में जाके बाइक या गाड़ी जरूर खरीद सकते हैं, बट आप कभी ट्रेन नहीं खरीद सकते, बिकॉज वो सरकार की मोनोपोली है, सिर्फ सरकार वो चीज करती है. अगर इकोनॉमिकल टर्म्स में मैं समझाऊं तो सिर्फ सेलर जो होता है इसमें वो सिर्फ एक होता है और खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं. तो ये होती है मोनोपोली. अब आगे चलते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है मोनोपोली, और उस टाइम पे हमें पता है कि इंडिया जो था वो सोने की चिड़िया था. ठीक है, इंडिया में इंडिया बहुत अमीर था उस टाइम पे. तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के तो भाग्य खुल गए. तो अब हुआ क्या कि अगले 100-150 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी कोशिश की देश को लूटने की. और जब वो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ बन गए, धीरे धीरे उनके पास बहुत पैसा आ गया, तो धीरे धीरे उनके पास पॉलिटिकल पावर्स भी आने लगी. वो राजाओं को आपस में लड़ाने लगे. ठीक है, उनके बीच में फूट डालो और शासन करो वाला उनका जो सिस्टम था वो चलता रहा. तो होता क्या है कि 100-150 साल बाद, एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो साल 1757 और 1764, इन 2 सालों में 2 बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाइयां होती हैं. और ये लड़ाइयां इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये इसी लड़ाई से
ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी थी, वो एक पॉलिटिकल पावर बन जाती है हमारे देश में। आप समझिए कि हिमाचल में आज कोई ट्रेडिंग कंपनी है, मान लीजिए अंबुजा सीमेंट है, और कल को वही कंपनी राज करने लगती है। बस कुछ इसी तरह का यहाँ पे 1764 में हो गया। अब देखिए 1757 में एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ प्लासी। वहां से शुरुआत हो जाती है, वहां से कंपनी को, मतलब जहां अब 1757 में कंपनी जीत जाती है बैटल ऑफ प्लासी, और उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि नहीं, हम इनको हरा सकते हैं। तो 1764 में एक और लड़ाई होती है जो कि फाउंडेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल पावर बनने का। अब समझिए कि 1764 में लड़ाई होती है बैटल ऑफ बक्सर। अब ये लड़ाई इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस लड़ाई में जीत होती है कंपनी की, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जीत होती है किसके अगेंस्ट? एम्परर ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। वो हरा देते हैं शाह आलम II को। अब इस लड़ाई की हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हमारे अभी सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये पढ़ेंगे कि जो एम्परर ऑफ इंडिया था वो डिफीट हो गया, वो हार गए, और उनको हराया किसने? मुनरो ने। लड़ाई हुई थी बंगाल में। बंगाल के राजा थे मीर कासिम था, और साथ में एक शुजाउद्दौला था, एंड एक था शाह आलम II। तो इन तीनों ने मिलके कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया जाए, बट हरा नहीं पाए। तो ये होता है, और बैटल ऑफ बक्सर में इनकी डिफीट हो जाती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप देखिए, आपने इंडिया के सरताज को हरा दिया, आपने इंडिया के एम्परर को हरा दिया, तो अब आपको कंपेंसेशन तो देना पड़ेगा। किसी भी लड़ाई के बाद जो हार जाता है उसको कुछ कंपेंसेशन देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी के अंदर होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल के। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई बंगाल में हुई थी, इसलिए दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल के। दो और स्टेट्स के मिलते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन तीनों के ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। अब ये दीवानी राइट्स वो दीपक पादुकोण वाली दीवानी नहीं है दोस्तों। ये दीवानी राइट्स का मतलब था कि यहाँ पे इनको रिवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। आप सोचिए कि उस टाइम पे बंगाल जो था वो बहुत प्रॉस्परस था। बंगाल बहुत प्रॉस्परस था। वो क्यों था? क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी वो सारी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में होती थी। सारी लड़ाइयाँ तो पंजाब में हो रही थी, या थोड़ी बहुत साउथ में हो रही थी, क्योंकि वहां पे समंदर साथ में लगता था, तो ट्रेड की वजह से लड़ाइयाँ हो रही थी। बट बंगाल में एक तरफ से गंगा थी, एक तरफ से ब्रह्मपुत्र था, और बंगाल बहुत प्रॉस्परस था क्योंकि लड़ाइयाँ भी नहीं थी और सब कुछ अच्छा था, सारा इन्वायरमेंट अच्छा था। तो इस टाइम पे इनको रेवेन्यू राइट्स मिल गए कंपनी को। अब इनका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में बोला यह गया कि आप रिवेन्यू कलेक्ट कीजिए, उसमें से जितना भी रिवेन्यू होगा उसमें से आपको सिर्फ 26 लाख एम्परर ऑफ इंडिया को देना है, और बाकी आपको अपने पास रखना है। अब समझिए, अगर बंगाल को एक साल में 20 करोड़ का रिवेन्यू हुआ, उसमें से सिर्फ 26 लाख जो है कंपनी को एम्परर को देना है, उसके सिवाय सब कुछ अपने पास। अब यहाँ पे हिस्ट्री थोड़ी सी चेंज होना शुरू होती है। अब चीजें यहाँ बदलना शुरू होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और बाकी सब के लिए भी। अब होना क्या चाहिए था? एक्चुअली होना ये चाहिए था कि अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रिवेन्यू राइट्स आ गए, तो कायदे से तो कंपनी को और अमीर हो जाना चाहिए था, उनके पास और ज्यादा पैसा आना चाहिए था, कंपनी के पास पैसा आना चाहिए था। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर्जे में डूब गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डेट हो गया, इनके ऊपर